हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम है वो आपके फरवरी माह के सन 2022 ईस्वी में होने वाली है। दोस्तों, आपके फरवरी माह में होने वाला जो साइंस का जो एग्जाम है उसमें जो भी आपके एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुल 50 क्वेश्चन को दोस्तों मैं लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही आप लोग के लिए दोस्तों हेल्पफुल सिद्ध होगी। इसलिए इस वीडियो में बताया गया कि कुल जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं आप लोग बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़िएगा, उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए एक प्रकार से आपका ये टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा। आप ये देख पाइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे पाया है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जो पहला प्रश्न है आपका वो क्या है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो बोला है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। आप इन ऑप्शन को देखकर आप ये बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और समझने के बाद इन चारों में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें यह समझना होगा कि आयनिक यौगिक होता क्या है। दोस्तों आयनिक यौगिक उसे कहा जाता है जिनके परमाणु आयन के रूप में पृथक रहते हैं, अर्थात जिनके परमाणु आयन के रूप में परिवर्तित होकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। और कोई भी आयनिक यौगिक तभी बनता है जब उनके आयन संयोजक बंधन के फलस्वरूप क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि इन चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो HCN है वो आपका एक सहसंयोजक यौगिक है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। ठीक है, आपका जो बी नंबर में जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, इस भी क्या है आपका एक सहसंयोजक यौगिक है। और तीसरा जो आपका सी नंबर KCl है, तो दोस्तों जो KCl है आपका वो एक प्रकार का आपका वैद्युत सहसंयोजक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो आयनों से हुआ है। क्योंकि KCl को जब आप पृथक कीजिएगा तो जो KCl है आपका वो अपने दो आयनों में टूट जाएगा, जिसमें पहला आयन है आपका K+, ठीक है, पोटेशियम आयन, और दूसरा जो आपका आयन है वो आपका क्लोरीन माइनस। पोटेशियम प्लस और क्लोरीन माइनस यानी धनायन और ऋणायन, इन दोनों को मिलने से आपके पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जो कि अपने आयन के रूप में है। इसलिए दोस्तों आपका ये जो KCl है वही आपका आयनिक यौगिक होगा। तो पहला का अगर कोई राइट आंसर होगा तो होगा दोस्तों आपका पहला का ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी आपका एक प्रकार का सहसंयोजक यौगिक है, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए यह यौगिक बिल्कुल भी आपका आयनिक यौगिक नहीं होगा। इससे ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न 2 नंबर पर। दूसरा नंबर में जो प्रश्न है वो कहा है आपका यहाँ पर कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो आप लोग दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके बॉक्साइट का जो धातु होगा वो कौन होगा, जिनसे बॉक्साइट के यस्क से इन धातु का निष्कर्षण होता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप जल्दी से बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि बॉक्साइट यस्क से जिस धातु का निष्कर्षण होता है उस धातु का नाम है दोस्तों एल्युमिनियम। हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम ही एक ऐसा धातु है जो बॉक्साइट यस्क से क्या होता है, इसका निष्कर्षण किया जाता है। इसलिए आपके इन चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बोला है कि सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों ये आपके फिजिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका जो क्वेश्चन कहने का जो तात्पर्य है दोस्तों वो ये है कि कोई भी समान मानव कहने का मतलब जो स्वस्थ एक मानव है वो कम से कम तक कितने निश्चित दूरी तक किसी भी सुस्पष्ट वस्तु को क्या कर सकता है, वो देख सकता है, कम से कम दूरी तक। तो वो जो न्यूनतम दूरी हो कितनी है दोस्तों वो आपको बतानी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी समान मानव सुस्पष्ट रूप से और किसी वस्तु को देख सकता है तो वो उसकी दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही कोई भी समान मानव किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, देख सकता है। इसलिए तीसरा का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बोला है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आकाश का जो नीला रंग है वो किस परिघटना का कारण होता है, आपको बताने का इसमें प्रयास करना है। तो आपके सामने ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं, आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि जो आकाश का नीला रंग होता है वो आपके रंगों के परिकीर्णित होने के कारण होता है, अर्थात उनके वितरित यानी कि छितराने के कारण होता है। और यह क्रिया होती है दोस्तों प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही, क्योंकि अपवर्तन या परावर्तन में ये बिल्कुल भी घटना दोस्तों संभव नहीं है। इसलिए चौथा का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आकाश का जो नीला रंग होता है वो परिकीर्णन के कारण ही होता है।
अब हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न बोला है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग हिंदी में वर्णपट के नाम से जानते हैं, और ये वर्णपट तभी दोस्तों निर्मित होता है जब श्वेत प्रकाश की जो किरणें होती है वो अपने 7 वही रंगों में विभक्त हो जाती है। और इनका जो इनका विभाजन है दोस्तों वो तभी हो पाता है जब श्वेत प्रकाश की किरणों का अपवर्तन किसी प्रिज्म से क्या किया जाता है, कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद इनके जो श्वेत प्रकाश के जो किरणें होते हैं वो अपने 7 रंगों में विघटित हो जाते हैं। इसलिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रिज्म की सहायता लेनी होगी। इसलिए पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 6वें प्रश्न पर। छठा जो प्रश्न है वो दोस्तों कहाँ है यहाँ पर कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर धातु ले लेते हैं हम लोग जस्ता को हम लोग बोलते हैं Zn, ठीक है, आप सभी को पता होगा। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों HCl। ठीक, जब आप HCl को Zn के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो बनता है दोस्तों जिंक क्लोराइड। ठीक है, और जब जिंक क्लोराइड आपका बन जाता है तो उसके साथ ही दोस्तों एक गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो इससे कौन सा गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है जिंक क्लोराइड बनने के बाद। इसलिए जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो गैस बनेगा वो गैस है दोस्तों आपका हाइड्रोजन गैस। इसलिए छठा का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न बोला है कि इनमें कौन अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब जो अंग का एक अवशेष है, ठीक है, एक भाग है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका वो बायोलॉजी से पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड में कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों आप जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि जो 7वां का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से मैं बता देता हूं दोस्तों कि जो 7वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके शरीर का जो अपेंडिक्स है वो आपका क्या है, आपका अवशेषी अंग है, इसलिए हम लोग अपेंडिक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न बोला है कि ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ऑस्टोमेटा जो होता है वो पेड़ पौधों की पत्तियों का एक छिद्र होता है जिसको हम लोग हिंदी में रंध्र के नाम से भी जानते हैं। और रंध्र के खुलने और बंद होने का जो क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो दोस्तों रहता है चालनी नलिकाओं के हाथ में। जो चालनी नलिकाएं हैं वही क्या करती है दोस्तों, ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती है। इसलिए 8वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चालनी नलिका। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर। जो 9 प्रश्न है उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 9 प्रश्न बोला गया है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा चुके हैं, आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों कि आपका ये जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों आप बोल सकते हैं। जल्दी से आप लोग दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपका 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव रोकने में मदद करता है, तो वो है दोस्तों आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही दोस्तों क्या करता है कि रुधिर के रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। इसलिए हम लोग 9 नंबर के ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और 9 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न जो है वो बोला है आपका कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों मैं बता दूं, जिस लेंस की क्षमता उसकी क्या होती है, फोकस दूरी के अनुसार होती है। मतलब जो लेंस की फोकस दूरी जैसी होती है उसकी क्षमता भी दोस्तों ऐसे ही होती है। तो अगर बात करें दोस्तों उत्तल लेंस की हम लोग फोकस दूरी की, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो होती है धनात्मक। इसलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो भी आपकी हो जाएगी धनात्मक। इसलिए 10वां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो आप लोग मेरे बताने से पहले क्या कीजिए कि आप मेरे वीडियो को पॉज कर लीजिए, और पॉज कर आप दोस्तों सोचिए, समझिए, विचारिए, और आप जल्दी से बताइए कि जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा। और फिर वीडियो को दोस्तों आप लोग उसको खोलकर आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ आंसर को उसको अपने से मिलाइए। जब आपको मैच कर जाता है तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपको दोस्तों आपका पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां जो प्रश्न है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। 11वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अपसारी लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को विस्तृत करता है। विस्तृत मतलब, विस्तृत कहने का मतलब फैलाता है। ठीक है, जबकि जो अभिसारी लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। तो आप देख सकते हैं कि इन 4 आपके ऑप्शन में से
कौन सा आपका राइट वाला ऑप्शन होगा। तो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि इन चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि आपके लेंस के जो अपसारी लेंस कहा जाता है वो है दोस्तों आपका अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो यह जो लेंस है क्या करता है कि उन किरणों को अपसरित कर देता है अर्थात फैला देता है। इसलिए हम लोग अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इसलिए 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 12वें प्रश्न पर। तो जो 12 प्रश्न है दोस्तों उसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। 12वें प्रश्न में बोला है आपका कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए जा चुके हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्नलिखित में से निर्भर करता है। तो आपके ऑप्शन है और जल्दी से बताइए। जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए कि आपका 12 का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों आपके 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब ये तीनों पर निर्भर करता ही है तो इसका मतलब ये हुआ कि चालक का प्रतिरोध सभी पर निर्भर करता है। इसलिए 12 का हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 13वें प्रश्न पर। जो 13 प्रश्न है उसको देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। 13 प्रश्न दोस्तों बोला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। ठीक है, ये भी दोस्तों आपके बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही बीबीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है, जो आपके हर एक बार मैट्रिक बिहार बोर्ड के साइंस एग्जाम के एमसीक्यू प्रश्न में ये पूछा जा चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप नहीं छोड़िएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि जो मेंडल नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन अर्थात उनका सेलेक्ट किया था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मेंडल नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने अपने प्रयोग में जिस पौधे का चयन किया था उस पौधा का दोस्तों नाम है मटर का पौधा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मटर का पौधा ही क्या है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर पर। 14 नंबर को देखने प्रेस कीजिएगा आप लोग। 14 नंबर में बोला है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि कमरे के ताप पर जो आपका धातु होता है वो होता है आपका पारा। ठीक है, जो अपने द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अधातु के रूप में, इसलिए यहाँ पर पारा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तांबा, तो तांबा दोस्तों आपका धातु हो गया, जबकि पूछा यहाँ पर अधातु है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इन दोनों में से आप लोग सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा आपका धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में आपका क्या होगा पारा, कौन सा आपका धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। इसलिए 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका और 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं 15वें प्रश्न पर। 15 प्रश्न में बोला है कि निम्न में से कौन सा उपधातु, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि उपधातु होता क्या चाहिए। दोस्तों उपधातु उसे कहा जाता है जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। अब धातु और धातु के गुण के लिए आप तो जानते ही होंगे कि धातु गुण क्या क्या होता है और अधातु का गुण क्या क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जेडन जिंक, तो ये दोस्तों आपका एक प्रकार का धातु है। अब जब ये धातु है तो इसमें तो केवल धातु का ही गुण पाया जाएगा, अधातु का गुण तो पाया नहीं जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। बात करते हैं अगर ऑप्शन नंबर बी का, तो बात करते हैं अगर ऑप्शन नंबर बी का, तो दोस्तों कैल्शियम, तो कैल्शियम भी क्या है एक प्रकार का धातु है, और जब धातु है तो इसमें भी दोस्तों अधातु का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, इसलिए आपका ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं दोस्तों जर्मनियम, जर्मनियम जो है दोस्तों इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए यह दोस्तों एक उपधातु होगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 15 का जो आपका राइट आंसर होगा उसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जर्मनियम ही क्या होगा आपके 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर पर। 16 नंबर में बोला है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना करने का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोस्तों मिश्रण नहीं रहता है, किसी मिश्र धातुओं का इसमें समावेश नहीं रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध सोना। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है वो आपका कितना कैरेट का होता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके 16 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। जल्दी दोस्तों जल्दी से, इसमें बिल्कुल भी दोस्तों वेट नहीं करना है, बस क्वेश्चन देखकर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पर कि शुद्ध सोना को जो व्यक्त किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है 24 कैरेट में। ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट का कोई सोना जो होता है दोस्तों वो आपके शुद्ध सोना के रूप में होता है, क्योंकि इस सोना में बिल्कुल भी कोई भी मिलावट बिल्कुल भी नहीं रहती है, इसलिए 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। आप चलते हैं हम लोग 17वें प्रश्न पर। जो 17वां प्रश्न है उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 17 प्रश्न में बोला है
आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आधुनिक आवाज सारणी के पहले जो मेंडलीव ने अपने आवाज सारणी जो बनाया था वो दोस्तों आवाज सारणी बनाया था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है, अर्थात उसमें तत्वों का जो उसने निर्धारण किया था वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। जबकि मेंडलीव के आवाज सारणी के बाद का जो नया सारणी बना था जिसको हम लोग आधुनिक आवाज सारणी के नाम से जानते हैं, उसमें दोस्तों तत्वों का निर्धारण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। इसलिए आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार होगा दोस्तों वो होगा परमाणु संख्या का। इसलिए आप देख सकते हैं कि 17 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 18वें प्रश्न पर। 18 प्रश्न बोला है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब बहुत जल्दी से क्या करता है, अभिक्रिया करता है किसी के साथ। तो जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा। आपके सामने 4 कार्बनिक यौगिक दिए जा चुके हैं। इन चारों कार्बनिक यौगिक में आपको ये बताना होगा कि कौन सा आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बनिक यौगिक है। सभी आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और आप लोग क्या कीजिए कि अपने क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि 18 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, जो मीथेन जो गैस होता है वो एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो बहुत तेजी से क्या करता है दोस्तों, अभिक्रिया करता है। इसलिए ये कार्बनिक यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसलिए 18 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं 19 प्रश्न पर। 19 जो प्रश्न है वो बोला है 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं। आप लोग जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है। विभव को दोस्तों हम लोग सूचित करते हैं भी से। ठीक है, आज जो विभव होता है वो कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 वोल्ट। तो और यहाँ पर हो गया कार्य, यानी कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल, तो ये भी दोस्तों हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो ये भी हो जाएगा 1 कूलम। तो 1 वोल्ट जो होगा दोस्तों वो बराबर हो जाएगा आपके 1 कट गया, तो ये बराबर होगा 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम का। ठीक है, तो बोला है 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो दोस्तों 1 वोल्ट जो होगा वो 1 जूल प्रति कूलम कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 1 जूल प्रति कूलम क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न बोला है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर दिए जा चुके हैं। आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके घरों में जो विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है वो इन निम्न में से ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं उसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन वाला होगा। जल्दी से दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और सोच समझ कर जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। जल्दी से दोस्तों बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आपके दिए गए क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपके घरों में जो विद्युत धारा का जो सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा का होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम लोग 21 प्रश्न पर चलते हैं। 21 प्रश्न में बोला है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं और ऑप्शन में से आप लोग राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग दोस्तों ये देखिएगा कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी आर बराबर होता है दोस्तों V बटा में आई ओम के नियम के अनुसार। इसलिए दोस्तों आपके इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा आपका आंसर है जो आर बराबर V बटा आई से मैच करता है। इसलिए हम लोग 21 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न बोला है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों ग्लूकोज का अणु सूत्र याद होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। अब हम ये देखेंगे कि कार्बन में कितने परमाणु की संख्या है, 6। हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 12 गो। ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 6 गो। तो दोस्तों पूछा है कि ग्लूकोज में कार्बन कितने अणु होते हैं, तब देख सकते हैं कि ग्लूकोज में जो कार्बन के अणु होते हैं वो 6 गो होते हैं, अर्थात इसमें कार्बन 6 गो है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपका 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कैसे ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ग्लूकोज के सूत्र में जो कार्बन की जो संख्या वो 6 गो है जो अपने अणु रूप में विद्यमान है। इसलिए हम लोग डी को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 23 प्रश्न पर। जो 23 प्रश्न है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर 23 प्रश्न में बोला है यहाँ पर
कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है। आप सभी को पता है कि जो एल्काइन होता है वो असंतुलित हाइड्रोकार्बन का एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पहला सदस्य होता है दोस्तों वो होता है एल्किन। ठीक है, तो जो एल्काइन होता है उसके समान सूत्र क्या होगा, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जल्दी से मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 23 का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो सबसे पहले मैं एल्काइन का सूत्र यहाँ पर लिख के बता देता हूँ दोस्तों। जो एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों CnH2n-2। ठीक है, यही दोस्तों क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो आप लोग मैच कर लीजिए कि आपके 23 का कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। तो दोस्तों आपका 23 का जो ए ऑप्शन है वो क्या करता है, मैच करता है, इसलिए हम लोग ए को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न में बोला है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इस ऑप्शन को देखकर जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक, जल्दी से आप लोग बताइएगा दोस्तों कि आपका कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 24 नंबर का मैं बता दूं दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों एंटासिड। एंटासिड दोस्तों एक ऐसा औषधि है जो अपच के उपचार करने में क्या होता है, काफ़ी सहायक होता है। इसलिए हम लोग 24 का जो ऑप्शन नंबर बी है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 25वें प्रश्न पर। 25वां प्रश्न बोला है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो मैंने दोस्तों आप लोग को अभी बताया था कि जो मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बनाया था वो बनाया था दोस्तों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या के अनुसार। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार जो तत्वों का गुणधर्म होगा वो उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से जो आपका परमाणु द्रव्यमान से संबंधित ऑप्शन है वही आपके 25 का राइट आंसर होगा। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों कि 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 25 का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सिलेक्ट कर इसका राइट आंसर क्या करते हैं, बता देते हैं। अब चलते हैं हम लोग 26 प्रश्न पर। 26 प्रश्न बोला है कि अम्ल राज में सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित क्या होता है। दोस्तों में छूट गया हमसे, इसका सटीक अगर हम बात करें तो ये होगा दोस्तों इस वाक्य का कि अम्ल राज्य में सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, तो में से छूट चुका है। तो आप लोग बताइएगा इसमें कि HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का जब आप अनुपात निकालिएगा तो इनका जो अनुपात है दोस्तों वो निकल कर आएगा 1:3। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 26 नंबर का जो राइट आंसर है हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 26 का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न बोला है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि जो 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड के साइंस एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड के साइंस एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों आपकी हेल्पफुल सिद्ध होगी, इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग हल करने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, तो 27 का दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विखंडन विधि द्वारा ही क्या करता है, अमीबा अलैंगिक जनन करता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 28वें नंबर पर। 28वां नंबर बोला है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। ठीक है, प्रोटोजोआ भी दोस्तों क्या है, वो भी आपका एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ठीक है, सूक्ष्म जीव की प्रजाति है। तो आपको बताना है कि जो उत्सर्जी पदार्थ, आप लोग पता है उत्सर्जी पदार्थ किसे कहता है, जो पदार्थ हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी हानिकारक होता है, प्रदूषित होता है, दूषित होता है, उसी को हम उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो इनका जो उत्सर्जन होता है किसके द्वारा क्या करता है, प्रोटोजोआ करता है। तो मैं आप लोग बता दूं दोस्तों कि 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रोटोजोआ नामक जो आपका सूक्ष्म जीव है वो विसरण द्वारा ही क्या करता है, अपने उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। इसलिए हम लोग 28 क्या ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 29 प्रश्न पर। 29 नंबर का जो प्रश्न है वो बोला है यहाँ पर किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या क्या कारण है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किशोरावस्था जो होता है वो लड़का और लड़की दोनों के साथ होता है। ठीक है, अर्थात लड़का लड़की दोनों किशोरावस्था से होकर ही गुजरते हैं। तो आप लोग को ये बताना है कि किशोरावस्था में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन वो क्या होंगे। तो दोस्तों लड़का में जब किशोरावस्था जब स्टार्ट होती है तो उस समय लड़का में क्या होता है दोस्तों कि उनके कांख में, उनके मुख पर, उनके गाल पर क्या होते हैं, दाढ़ी आना
आना स्टार्ट हो जाता है, उनका आवाज़ भारी हो जाता है, उनके अंदर दोस्तों क्या होता है काफ़ी मतलब कि बल का एहसास होने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों उनके चेहरे का भी धीरे धीरे आकार बदलने लग जाता है और उनके अंदर कामुक इच्छा भी उत्पन्न होने लग जाती है। और ये दोस्तों जो घटना होती है वो केवल और केवल आपके लड़कों के साथ ही नहीं होता, बल्कि लड़कियों के साथ भी ऐसा ही घटना होती है। लड़की के क्या होता है दोस्तों कि उसके भी आवाज़ में क्या होती है कि काफ़ी दोस्तों उसकी आवाज़ में मधुरता आ जाती है, ठीक है। उसके साथ लड़की के क्या होता है दोस्तों कि कमर का चौड़ाई बढ़ जाता है, अर्थात किशोरावस्था में इन्हीं के कारण क्या होता है शारीरिक परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन होता है वो होता किसके कारण है, आप लोग बता दूं दोस्तों कि लड़का में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन है इसके कारण ही लड़कों का आवाज़ भारी होता है, उसमें कामों की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके दाढ़ी मोक्ष आते हैं और उनका जो शरीर होता है वो काफ़ी विकसित होते हैं, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। ये दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपको होता है लड़कों में, ठीक है। अब बात करते हैं लड़कियों का, तो लड़कियों में जो हार्मोन है वो होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के कारण ही क्या होता है कि उनके जो त्वचा होती है वो काफ़ी दोस्तों मुलायम होती है और साथ ही उनकी आवाज़ जो होती है काफ़ी मधुर हो जाती है। साथ ही उनमें और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। उनका स्तन का विकास होता है, उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो वो हार्मोन आपके एस्ट्रोजन के कारण होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन के कारण ही। तो किशोर अवस्था में लड़का और लड़की टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन दोनों हार्मोन के साथ क्या हो रही है, शारीरिक परिवर्तन हो रही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों ही दोस्तों क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इसलिए हम लोग 29 का जो राइट आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों दिए जा रहे हैं। क्योंकि लड़का में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और लड़की में एस्ट्रोजन हार्मोन जब दोनों आपको मिल रहे हैं और इसके कारण उनकी किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं शरीर में, तो इसीलिए हम लोग डी को क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। बात रहा थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कोई और हार्मोन है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 नंबर में देखेंगे दोस्तों क्या बोला है, बोला है 30 नंबर में निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपका एथेन, एथाइन और मीथेन ये तीनों के तीनों कभी भी आपके कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में नहीं बल्कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। केवल और केवल दोस्तों आपका एथेनॉल ही ऐसा है जो कमरे के ताप पर क्या होता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए आपका 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न पर। 31 नंबर का जो प्रश्न है वो बोला है किस दृष्टि दोष को उत्तल और अवतल इन दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आप लोग पढ़े होंगे तो बताने के प्रयास कीजिएगा कि ऐसा कौन सा दोष है जिसमें उत्तल और अवतल इन दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस का द्वारा क्या किया जाता है उसको नियंत्रित किया जाता है, उस दृष्टि दोष को नियंत्रित किया जाता है। तो आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा कि जो आपके 31 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो आप सभी को दोस्तों पता है उत्तल और अवतल जब इन दोनों लेंसों से जब आपका नया लेंस द्विफोकल लेंस का निर्माण किया जाता है तो यह लेंस दोस्तों उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति दोस्तों अबिंदुकता से क्या होता है पीड़ित होता है, ठीक है। क्योंकि जरा दृष्टि दोष जो होता है वो दोस्तों उसमें बेलनाकार लेंस दिया जाता है। बेलनाकार लेंस की सहायता से क्या करता है वो दृष्टि दोष को दूर करता है और अबिंदुकता जो है दोस्तों इसमें उसको द्विफोकल लेंस दिया जाता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर जो डी है 31 नंबर का उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न 32 पर। जो प्रश्न 32 है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। प्रश्न 32 में बोला है लघुपंथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। आप सभी को पता है कि लघुपंथन एक ऐसी समस्या है दोस्तों जिसमें प्रतिरोध के कम होने पर विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही तेजी से होने लगता है। आपके परिपथ में प्रतिरोध इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि आपके परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा बिल्कुल भी अपने औसत प्रवाह से अधिक मात्रा में प्रवाहित ना हो सके, इसलिए उसमें प्रतिरोध का निरूपण किया जाता है। लेकिन जब प्रतिरोध का मान कम हो जाता है तो विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो लघुपंथन के समय जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो होता है दोस्तों बहुत ही अधिक। इसलिए आपके 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो लिखेंगे बहुत बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 33वें प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न बोला है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ये भी आपके बायोलॉजी से ही प्रश्न लिया गया है। बताने का प्रयास कीजिएगा कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आप इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला आपका राइट ऑप्शन होगा। जल्दी से दोस्तों बताइए
कि जड़ का अनुगामी वृद्धि है, इनमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए और आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं दोस्तों मैं ये देख पाऊंगा कि आप लोग कितने का राइट आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोग के लिए कि 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन, कि गुरुत्वानुवर्तन ही क्या होगा, आपके जड़ का अनुगामी वृद्धि है। इसलिए हम लोग 33 का जो राइट आंसर होगा, अब बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न में बोला है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। ठीक है, ये आपके रसायन से पूछा गया प्रश्न है और ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपके ऑप्शन आपके सामने दिए जा चुके हैं, इन ऑप्शन में से बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। अष्टक सिद्धांत वही सारेगामापा वाला, ठीक ना, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि जो आपका अष्टक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन दोस्तों न्यूलैंड्स ने किया था। न्यूलैंड्स ने ही अपने अष्टक सिद्धांत के माध्यम से क्या किया था, उन्होंने बताया था कि प्रत्येक तत्व का जो गुण होता है उसके 8वें तत्व के बराबर होता है, मतलब सारेगामापा के अनुसार बताया था उन्होंने। इसलिए 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न पर। 35 नंबर प्रश्न बोला है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो होता है। तो बताइए दोस्तों क्या ऐसा कौन सा उपकरण है, कौन सा ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका डायनोमो है वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसलिए आपका डायनोमो तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। और जो जनरेटर, अब बात करते हैं जनरेटर का, तो जनरेटर दोस्तों हम लोग डायनोमो को ही बोलते हैं। डायनोमो और जनरेटर कोई अलग चीज नहीं है। जो आपका जनरेटर वही डायनोमो, जो डायनोमो वही जो आपका जनरेटर है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है जनरेटर और विद्युत मोटर। तो दोस्तों जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों हो नहीं सकता, क्योंकि जनरेटर तो कभी भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कभी चेंज नहीं कर सकता है। चेंज दोस्तों कर सकता है तो वो है आपका विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर ही क्या होगा, आपका 35 का राइट आंसर होगा। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये अपने सिंगल फॉर्म में आया हुआ है यहाँ पर। अब चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। 36 नंबर बोला है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑक्सीकरण उसे कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताइएगा कि निम्न में से कौन सा आपकी ऑक्सीकरण क्रिया है। दहन, दहन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन जुड़ेगा। श्वसन, श्वसन के लिए क्या चाहिए आपको दोस्तों, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें दोस्तों आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा। भोजन का पचना, ठीक है, तो भोजन का जो पचना है वो भी आपका क्या है, बिना ऑक्सीजन का हो नहीं सकता है। 36 नंबर का जो सी नंबर है, तो इसलिए इसमें भी आपका ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। अवक्षेपण, अवक्षेपण दोस्तों क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन का बहिष्कार होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अर्थात इससे ऑक्सीजन हटता है। इसलिए इसमें अवकरण की क्रिया होती है, ना कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसलिए 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न पर। 37 नंबर प्रश्न में आप लोग देखने प्रयास कीजिएगा। बोला है निम्न में से सबसे तेज धड़कन हृदय किसका होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बायोलॉजी से पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से सबसे तेज धड़कन हृदय किसका होता है। तो दोस्तों ब्लू व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी, इनमें से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ब्लू व्हेल का, क्योंकि ब्लू व्हेल एक ऐसा जीव है दोस्तों जिसका जो धड़कन का जो हृदय होता है दोस्तों बहुत ही तेज होता है। इसलिए 37 नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई सी जीव का धड़कन सबसे तेज होता है तो वो होता है दोस्तों आपके ब्लू व्हेल का। इसलिए ब्लू व्हेल को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न पर। बोला है 38 नंबर में बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो आप सभी को पता है कि बैटरी से हमेशा हमेशा दिश धारा ही प्राप्त होगी, क्योंकि वो कभी भी प्रत्यावर्ती धारा देगा नहीं। ठीक है, अर्थात एक ही दिशा में क्या होगी, इसकी धारा प्रवाहित होगी। तो ये बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिएगा कि बैटरी से हमेशा और हमेशा दिश धारा ही प्रवाहित होती है। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न। ठीक है, 39 नंबर पर। 39 नंबर प्रश्न में देखने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर बोला है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। ये भी आपका बायोलॉजी से ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ये दोस्तों इतना एमसीक्यू महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपके मैट्रिक पेपर बोर्ड के कितने बार ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। ये बहुत दोस्तों आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं बता दूं दोस्तों कि आपका
43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो डार्विन है दोस्तों उन्होंने क्या किया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक को लिखा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। 40 नंबर प्रश्न बोला है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। दोस्तों टिंडल प्रभाव, तो आप सभी को पता है कि जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश की परिघटना को भी प्रदर्शित करता है जब क्या होता है उसके साथ प्रकाश का विक्षेपण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कोई दोस्तों हमसे कोई क्वेश्चन आंसर बताने में अगर हमको मिस हो जाती है या हमसे गलती हो जाती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने इस क्वेश्चन का गलत आंसर बताया है। ठीक है, या हमने गलत क्वेश्चन बताया है, कोई अगर हमसे मिस अगर हो जाती है तो। ठीक है, बाकी मैं दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास किया कि आप लोग का कोई भी दोस्तों क्वेश्चन या कोई भी मेरे क्वेश्चन का ऑप्शन जो मैंने दिया है बिल्कुल भी मिस ना हो सके या गलती ना हो सके। फिर भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप लोग जरूर मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिएगा। आइए 41 नंबर प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। 41 नंबर प्रश्न में बोला है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताना प्रयास कीजिएगा कि आपके चारों में से ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है जो संवेदी ग्राही बिल्कुल भी नहीं है 41 नंबर का। तो बताइए दोस्तों कि 41 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपके 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। दिमाग इसको दोस्तों परीक्षा में आप लोग को मस्तिष्क करके भी पूछ सकता है। अगर ऑप्शन नंबर में आपको दिमाग ना देकर मस्तिष्क दे दे तो आप लोग दोस्तों मस्तिष्क पर क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क का ही एक परिभाषित दिमाग भी होता है। अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पर। 42 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा, ये भी आपका फिजिक्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और अपने विद्युत शक्ति का सूत्र को देख लीजिए। जो सूत्र आपके इन ऑप्शन में से मैच करते हैं उसको आप लोग सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से दोस्तों बताइए कि आपका जो 42 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। जल्दी दोस्तों जल्दी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया से समझ लीजिए और देख लीजिए कि आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा आपका राइट वाला होगा। मैं बता दूँ दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा कि 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक, जी हाँ दोस्तों, आपके विद्युत शक्ति का जो निरूपण होता है वो होता है I² R के लिए। ठीक है, तो हम लोग 42 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता था, तो अमान्य है, इसलिए 42 का जो ऑप्शन नंबर है वही आपका मान्य है। अब चलते 43 प्रश्न पर। 43 नंबर में पूछा है कि निम्न में से कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि वंश से जुड़ा हुआ, जो वंश से जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं वंशागत, लेकिन इन चारों में से ऐसा कौन सा ऐसा लक्षण है जो वंश से जुड़ा हुआ नहीं रहता था, तो भिन्न रहता है, कोई जो नहीं वो वंश से जुड़ा रहेगा ही। इसलिए आप लोग इस ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है उसको आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, मतलब अगर मान के चलते किसी बच्चे का माता पिता काला है, ठीक है, तो पैदा पे कैसा करेगा, काला ही पैदा करेगा। किसी के बच्चे का माता पिता अगर मतलब कि मान के चलते हैं थोड़ा सा नाट है, हाइट में उनकी लंबाई कम है, तो बच्चा कैसा पैदा करेगा, वो भी नाटे पैदा करेगा। अब कोई जरूरी नहीं है वो मतलब व्यायाम वाम करेगा या मतलब एक्सरसाइज करेगा तो लंबाई उसका बढ़ भी सकता है, कोई मतलब जरूरी नहीं है। लेकिन 100% में से आपका 80% या 90% ऐसा मतलब वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि जैसे माता पिता का दोस्तों लक्षण होते हैं उनके शारीरिक में, वैसे ही उनका शारीरिक लक्षण उनके बच्चे पर भी निर्भर करता है, उनके वंश के अनुसार ही। ठीक है, मतलब जैसा वो मतलब कि अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने शारीरिक क्रिया के अनुसार जन्म देते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी दोस्तों अभिलक्षण होते हैं जो वंशागत नहीं होते। तो बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके 43 का राइट ऑप्शन के रूप में जाना जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपके 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो बाल का रंग है वो बिल्कुल भी वंशागत नहीं है। मतलब कि किसी बच्चे का अगर बाल अगर भूरा हो और उसके माता पिता का बाल अगर काला हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा है वो अंग्रेज का ही होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत रखिएगा मत में, ठीक है ना। तो ये बाल का जो रंग है आपका बिल्कुल भी दोस्तों अभिलक्षण आपका वंशागत से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग 43 का जो ऑप्शन नंबर सी है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरा टच पेन बढ़िया नहीं चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हम लोग 44 नंबर प्रश्न पर। 44 नंबर बोला है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि व्यापारिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है, और जो किलोवाट घंटा है उसी को कन्वर्ट किया जाता है यूनिट में। ठीक है, आप लोग का जो बिजली होता है, आपके घर में जो मीटर लगे होते हैं उसकी जो माप होती है, मेजरमेंट किया जाता है, वो किया जाता है यूनिट के अनुसार ही। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो होता है दोस्तों आपका यूनिट। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आपका 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। 45 नंबर प्रश्न में बोला है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा।
बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग के सामने ऑप्शन दिए जा चुके हैं। अब इन ऑप्शन में से आप लोग राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा कि मानव हृदय में कुल कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से बताइए दोस्तों कि कुल कोष्ठक कितने होते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि मानव हृदय में टोटल जो कोष्ठों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों आपके 4, ठीक है, 4 ही कोष्ठक होते हैं मानव के हृदय में। इसलिए 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पर। 46 नंबर प्रश्न में बोला है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ये तो 7 क्लास से ही सिखाया जाता है, 7 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन ये अगर पूछ दिया है इसमें तो आप लोग इसको देखिए कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। बढ़िया समझ लीजिएगा। आहार श्रृंखला कहने का मतलब कि एक के ऊपर एक डिपेंड रहता है, एक के ऊपर एक निर्भर रहता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि आपके इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्योंकि जो घास है उसको खाती है बकरी, अब बकरी को खाया जाता है मानो, तो ये क्या है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक, अब ये ऐसा नहीं कि घास को गेहूँ खाता है, गेहूँ को आम खाता है, या बकरी को गाय खाता है और गाय को हाथी खाता है, या घास को मछली खाता है या मछली को बकरी खाता है। ये बिल्कुल भी आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं। तो आहार श्रृंखला का जो निर्माण करते हैं वो करते हैं दोस्तों घास, बकरी तथा मानव। इसलिए हम लोग 46 का जो ऑप्शन नंबर बी है उसको हम लोग राइट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग 47 नंबर प्रश्न पर। 47 नंबर प्रश्न बोला है डीजल का उपयोग होता है। बताने प्रयास कीजिएगा दोस्तों आप लोग जल्दी से कि डीजल का उपयोग किस में होता है। ठीक, तब सभी को पता है कि जितने भी आपके भारी भारी वाहन होते हैं उसमें भी दोस्तों आपके डीजल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, साथ ही आपका जो रेल का इंजन होता है उसमें भी दोस्तों आपका डीजल का ही उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और विद्युत का जो उत्पादन होता है जिसमें बिजली तैयार किया जाता है उसमें भी दोस्तों डीजल का ही उपयोग होता है। तब देख सकते हैं कि आपके डीजल का जो उपयोग है वो भारी वाहनों में भी किया जाए, जैसे ट्रक हो गया, डंपर हो गया, बड़ा बड़ा जो गाड़ी हो गया उसमें डीजल का उपयोग हो रहा है, रेल के इंजन में हो रहा है, विद्युत उत्पादन हो रहा है, मतलब तीनों में ही हो रहा है। इसलिए 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें सभी, तो हम लोग इनमें सभी क्या करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 47 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न पर। 48 नंबर प्रश्न में बोला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं। अब आप लोग बस इसे बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा जो आपकी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज को निरूपित करता है। तो दोस्तों आपके वैज्ञानिक के नाम आपके सामने दिए जा चुके हैं। जल्दी से बताइए कि आपका 48 का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज है वो किया था दोस्तों आपके ऑस्टेड ने। ठीक है, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो भी क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव के गुण को प्रदर्शित करता है। और उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से क्या किया था, बताने का प्रयास किया था। ठीक है, किसने, ऑस्टेड ने। तो ऑस्टेड क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 49वें प्रश्न पर। 49 नंबर प्रश्न में बोला है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात करने का मतलब कि जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं है अर्थात शून्य रहता है उसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग निर्वात। निर्वात करने का मतलब कि नहीं का मतलब होता है नहीं, और वात का मतलब जहां पर हवा ना हो। जहां जैसे मैं अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल की जो मान होता है वो कैसा होता है। मैं बता दूं दोस्तों कि हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग समान ही होती है। बिल्कुल दोस्तों भिन्न नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होती है और पानी में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, क्योंकि हवा जो होता है वो पानी की अपेक्षा विरल होता है और जो पानी होता है वो हवा की अपेक्षा सघन हो जाता है। तो उसमें भले ही प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, लेकिन निर्वात में और वायु में कभी भी प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न नहीं रहती है। वो हमेशा क्या रहती है दोस्तों, नियत रहती है, समान रहती है। इसलिए आपका 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 50वें प्रश्न पर। दोस्तों जो आपका 50 नंबर का जो प्रश्न है यही इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। ठीक, अगर जिस बच्चे ने मेरे जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा है इसमें से अगर आप लोगों ने बहुत ही कम बताने का प्रयास किया है तो जो 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग दोस्तों बिल्कुल आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, इसे नहीं छोड़िएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिए और बताइए कि इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। बोला है यहाँ पर 50वें नंबर प्रश्न में कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसके पीएच जो मान होता है वो घट जाता है, ठीक है, अपने समान अवस्था से, तभी वो क्या होता है, अम्लीय होता है। जब बढ़ जाता है तो वो वर्षा होता है, वो क्षारीय हो जाता है। इसका पीएच मान होगा वो कितना होगा आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 7.0 होता है। ठीक, जी हाँ दोस्तों, 7.0 पर ही अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो 50 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग
लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड का कुल 50 MCQ साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों हम लोगों ने जाना और इसे हल करने का प्रयास किया। दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही और राइट ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर पाया है। अगर जिन बच्चों ने इन 50 प्रश्नों में से 50 का राइट आंसर दिया है तो उनका जो साइंस का जो दोस्तों तैयारी है बहुत ही मजबूत और बहुत ही दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। उनको बिल्कुल भी आपके साइंस के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों मेरे इस वीडियो में बताया गया कुल जितने भी 50 MCQ प्रश्न है साइंस से संबंधित, अगर ये आपको पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके इस साल जो भी आपके दोस्त हो गए या आपके रिलेशन में जो भी आपके मैट्रिक के बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन तक भी मेरा वीडियो पहुंच सके। और ये दोस्तों तभी हो पाएगा जब आप इसको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।